नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों से और आपको बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फिर माइका लाल की एंट्री हो गई है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि कोई माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित गौरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण न मिलने पर अपनी ही पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि ये बिल पारित भले ही हो गया हो, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए बिना ये लागू नहीं हो पाएगा। उमा भारती ने कहा, महिला बिल पारित हो गया, अगर वो लागू हो गया होता तो मैं बीमार हो जाती। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के साथ ये बिल लागू होगा। ये पारित भले हो गया हो, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए बिना ये लागू नहीं होगा। साथ ही उमा भारती ने कहा कि महिलाएं जब पार्लियामेंट में जाएगी, विधानसभा में बैठेंगी तो सरकारी व्यवस्था को चैलेंज करेंगी। जो व्यवस्था है वो गरीब फ्रेंडली नहीं है। साथ ही साथ उमा भारती ने यह भी कहा कि ST/SC एक्ट को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण मिल जाएगा। स्वर्ण लोगों को गरीबी के आधार पर नौकरियों में 10% आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं के साथ लेकर उनका झुंड साथ लेकर पार्लियामेंट के अंदर मैं प्रवेश करना चाहती हूँ। मेरी ये इच्छा है। आपको बता दें सामाजिक समरसता का मतलब आप 60% लोगों की ताकत को इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहा उन्होंने उमा भारती ने। उनकी शक्ति टुकड़ों टुकड़ों में बट गई है तो ये एकत्रित होकर मूर्ति बनेगी, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और यह वरदान देने के योग्य बनेगी। तो इस तरह के बयान दिए उमा भारती ने गौरक्षा सम्मेलन में, जो कि रविंद्र भवन के भोपाल में हुआ था, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी माइका लाल महिला आरक्षण बिल को ओबीसी के आरक्षण के साथ लागू होने के लिए नहीं रोक सकता या कोई भी माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। जो नारी शक्ति वंदन बिल जो पारित हो चुका है उसे महिला आरक्षण के साथ और ओबीसी के आरक्षण के साथ ही लागू होगा, उसके बिना वो लागू नहीं हो सकता। अब उमा भारती ने इस तरह का बयान दे दिया है। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में फिर माइके लाल की एंट्री हो गई है। अब इस तरह के बयान से क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है और क्या कुछ हो सकता है पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, इन सभी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय जी, हाल फिलहाल में उमा भारती ने बयान दिया है कि कोई भी माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो आरक्षण का जिन है जी, ये हर चुनाव से पहले प्रकट हो जाता है। जी, इस बार उमा भारती के मुंह से प्रकट हुआ। जी, उमा भारती बहुत बड़े नेता है, बिल्कुल, बहुत बड़े जो उनका मान सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में। जी, लेकिन समय समय पर जिस प्रकार से वो विवादित या पार्टी के विरोध में बयान देती है, बिल्कुल, उससे हमेशा उनको नुकसान हुआ है। जी, आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होके जी, उन्होंने पार्टी बनाई थी, जी, उस समय भी चुनाव से पहले पार्टी बना के अधिकतम सीटों पे उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था। जी, अभी भी लग ये रहा है कि उम्मीदवार उतारने के बाद भी जब असफलता मिली, जी, फिर बाद में खुशामद करके भारतीय जनता पार्टी में फिर से सफल हो गए शामिल होने में। तो जय इस जी, बार जी कहिए इस कहिए। बार फिर से वो कोशिश ये कर रही है कि कुछ लोगों को वो टिकट दिलाने में कामयाब रहे। जी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार का जो टिकट है हम्म, भारतीय जनता पार्टी से ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिनके लिए सर्वे किया गया और सर्वे में जिनका नाम आया। जी, तो मुझे ये लगता है कि उमा भारती इस समय पार्टी से साइड किए हुए है। जी, यही कारण है कि उमा भारती को जो मुकाम पाना चाहिए था
पार्टी वो मुकाम उनको दे नहीं रही है, जिस कारण से उनके जो समर्थक है उनमें एक नाराजगी है जी। कि इतनी बड़ी नेता है, पार्टी के कहने पे मध्य प्रदेश छोड़ के यूपी में जाके चुनाव लड़ी और जीत गई। पार्टी के आदेश का पालन करने के बाद फिर भी जो है उमा भारती को कोई सम्मान मान नहीं दिया जा रहा है या किसी बड़े पद पे नहीं रखा जा रहा है। इस कारण से उमा भारती खिन्न है पार्टी से। इसी कारण से कभी शराब नीति का खिलाफत करना, कभी पिछड़ा वर्गों का पक्ष लेना, कभी महिला आरक्षण पर बात करना, इसी प्रकार कई बार पार्टी को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल उनके रोजमर्रा में शामिल हो गया है। जी। तो उमा भारती ने एक और चीज कही है जय जी की जो महिला आरक्षण बिल पारित तो हो गया है लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना है कि एससी को संवैधानिक अधिकार के तहत आरक्षण मिल जाएगा। जो सामान्य वर्ग है, जो स्वर्ण वर्ग है, उसको 10% आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन ओबीसी को नहीं मिल पाएगा। तो वो चाहती है कि वो ओबीसी महिलाओं के झुंड के साथ पार्लियामेंट में बैठे। देखिए, ये पार्टी के निर्णय है, पार्टी चाहे तो कर सकती है, लेकिन कानूनन किसी भी प्रकार से आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं हो सकता है। ये सभी नेता जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अन्य पार्टी हो। लेकिन ये सभी जानते हुए भी फिर बार बार क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि ये सब लोग ओबीसी का वोट प्राप्त करना चाहते हैं। ओबीसी के वोट के खातिर ये कुछ भी मांग करते हैं जो गैर कानूनी भी हो सकता है। कारण क्या है? आरक्षण के भीतर आरक्षण नीति लागू करना संविधान इजाजत नहीं देता है। तो इस कारण से जो है उमा भारती की जो मांग है वो गैर वाजिब मांग है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उमा भारती को पार्टी में तवज्जो मिले या ना मिले, फिर भी यदि उनको भविष्य उनको देखना है कि हमें संवारना है और कुछ महत्वपूर्ण पदों में जाना है, तो उनको इलेक्शन में जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसको करने के बजाय अभी पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार ही चलना चाहिए। लेकिन वो जब नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से पार्टी में जो है उनको तवज्जो नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी। जय जी, एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जब 2018 में माइका लाल जो बयान है इसकी एंट्री हुई थी, शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कोई माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, यही बयान दिया था। और ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गया था। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो इससे काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। तो क्या वही स्थिति इस बार भी पैदा हो सकती है? इस बयान की वजह से ये बयान बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है? उमा भारती का ये बयान जो दिया है उन्होंने। देखिए, उस समय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे जी। और उन्होंने ये बयान दिया था जी। इसीलिए उस समय बहुत इसके प्रति प्रतिक्रिया हुई थी। लेकिन इस समय उमा भारती जो किसी पद पर नहीं है, ना ही वो मुख्यमंत्री है, इस कारण से उनके मुंह से यदि कोई शब्द निकला तो उतने ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा या उतनी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आएगी जो एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द में आना है। तो अभी जो है जैसे माइका लाल शब्द जो है पिछले बार ब्राह्मणों के लिए जरूर जो है वो ब्राह्मण समाज ने पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था। क्योंकि विरोध में जितने लोग खड़े थे वो सब लोग शिवराज का विरोध कर रहे थे कि ये माइका लाल शब्द का उपयोग किया। कई लोगों ने कहा हम है माइका लाल, हम हरा के दिखाएंगे। उसी कारण से शिवराज हार गए थे, मतलब पूरे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हार गई थी। अभी उमा भारती एक मुद्दा उठाया पिछड़े वर्ग का, ये मुद्दा उनका बहुत स्ट्रांग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा उठाया कि आरक्षण का, ये भी जो है जब से आजादी मिली है तब से जो है आरक्षण नीति लागू है इस देश में और आरक्षण के कारण से बहुत नुकसान इस देश ने उठाया है। तो उनको मालूम है कि ये जो बीमारी है ये लाइलाज बीमारी है और जब देखो तब कोई भी कुरेदते रहते हैं तो मैं भी थोड़ा उसको कुरेद के जख्म कर दूं। तो ये आरक्षण की जो बीमारी है
ये हर कोई उसको कुरेद कर फायदा पहुंचे या नहीं पहुंचे स्वयं को, लेकिन सामने वाले को तकलीफ में जरूर डालते हैं। तो उमा भारती ने इस दोनों मुद्दा उठा के एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि जिस प्रकार से 2003 में मेरे नेतृत्व में मैंने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था, उसके बावजूद मुझे हंसिए पे डाल दिया गया, तो अभी मैं बदला लूंगी। तो कई बार जो है वो उन्होंने बदला लेने के प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। जब सफल नहीं हुई तो इस बार फिर से जो है वो अंतिम दौर में भी इसी प्रकार से आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले किसी शराब के दुकान पे पत्थर मारते हुए उमा भारती को देखा गया, और कहीं एक मंच पे जाके बोले कि मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन मेरा चेहरा देख के वोट मत देना। बहुत लोग आएंगे मेरे नाम से वोट मांगने के लिए, लेकिन उनको वोट मत देना, अपने स्वेच्छा से स्वविवेक से वोट देना। तो ये सब बोलना, ये सब करना, अभी जगह जगह पर मीटिंग ले रही है। भारतीय जनता पार्टी भी उनके महत्व को समझती है, लेकिन बावजूद इसके जब उमा भारती से कोई ज्यादा बात नहीं कर रहे पार्टी, तो उमा भारती और एक के बाद एक मोर्चा खोल रही है। एक और मैं बता देना चाहूंगा, कल के जिस मीटिंग का आपने चर्चा की है, उस मीटिंग में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा जब मैंने पार्टी छोड़ दी थी उस समय नितिन गडकरी जी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद नितिन गडकरी मुझे पार्टी में लेने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि बहुत नेता मुझे पार्टी में एंट्री नहीं देना चाहते थे। तब मोदी ने मुझे प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री रहते हुए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मुझे एंट्री दिलाई। तो एंट्री दिलाने के लिए उनके पास एक दृढ़ शक्ति की जो जरूरत थी वो केवल मोदी में है। मतलब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के उसमें उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, वही मोदी को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि मोदी एक अच्छे नेता, मोदी के कारण से दोबारा मुझे पार्टी में शामिल होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय जी, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह के बयान उमा भारती ने दिए। हालांकि उमा भारती काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत करती है, उनके जो बगावती सुर है वो काफी समय से निकलते आ रहे हैं। कई बार ऐसे बयान दे चुकी है, नाराजगी जाहिर कर चुकी है। हालांकि जो उमा भारती का माइका लाल वाला ये बयान है, ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में असर करता है, इसका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, किस तरह से क्या बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाता है या फिर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ये तो विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। वहीं हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और आपको बता दें अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 नवजात और 7 मरीजों की हालत गंभीर है। अस्पताल के डीन ने इस मौतों का कारण दवा और स्टाफ की संख्या में कमी बताया है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर नवजात सांप के काटने से मरे हैं। अस्पताल के डीन ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 6 लड़के और 6 लड़कियों की मौत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में लगातार कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है और ऐसे में हमारे पास स्टाफ की कमी है। उन्होंने बताया कि हम वर्ल्ड लेवल के 3rd लेवल के देखभाल केंद्र है और 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में होने में सिर्फ एकमात्र सरकारी अस्पताल है, इसलिए दूर दराज से मरीज इस अस्पताल में आते हैं। कुछ दिनों में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से बजट की समस्या पैदा होती है। तो आपको बता दें कि डीन ने ये भी बताया कि उन्होंने एक हाफकिन नाम के एक संस्थान से दवाइयां खरीदनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए हमने स्थानीय स्तर पर दवाइयां खरीदी और मरीजों को मुहैया कराई। वहीं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के कई सरकारी अस्पताल दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। दरअसल मरीजों को समय पर दवा नहीं मिल रही है, जिनसे उनकी जानें जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि दवा सप्लाई करने वाली कंपनी हाफकिन इंस्टीट्यूट से कई अस्पतालों ने खरीदी बंद कर दी है, जिसके कारण राज्य के कई अस्पताल दवा की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुजन ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें, उन्होंने एक्स पर लिखा, नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में हुई मौतें कोई संयोग नहीं, इनकी जांच की जानी चाहिए।
उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या महाराष्ट्र के लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है? ये देरी और लापरवाही का मामला है। इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य के संबंधित मंत्री का इस्तीफा भी लिया जाना चाहिए, यही कहा उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है महाराष्ट्र के इस अस्पताल से, जहां पर दवाइयों की किल्लत के चलते और दवाइयों की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है। अस्पताल के डीन का कहना है कि क्योंकि वहां बार बार कर्मचारियों का तबादला हो रहा है, जिस वजह से स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दवाइयों, जिस कंपनी से वो दवाइयां खरीदते थे, हाफकिन नामक की कंपनी, उस कंपनी ने से उन्होंने दवाइयां खरीदनी बंद कर दी और ये मामला सामने आया है कि कई सरकारी अस्पतालों ने उस कंपनी से दवाइयां खरीदनी बंद कर दी है। तो इन्हीं सब पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी दिव्या मिस्त्री। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी दामिनी, बोल। दिव्या, एक मामला सामने आया है जहां पर महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल में एक ही दिन में 24 लोगों की जान गई है, क्योंकि दवाओं की कमी थी वहां पर। इस पर आपका क्या कहना है? क्यों जान जा रही है लोगों की और क्यों सरकार इसके प्रति कोई संज्ञान नहीं ले रही? जी, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में करीब 24 मरीजों की मौत हुई, जिसमें मरने वालों में 12 नवजात भी शामिल है और अभी भी 7 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं वहाँ पर कई डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि अस्पताल के डीन ने कहा है कि इन मौतों का कारण दवाओं और स्टाफ की संख्या में कमी को बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दवाओं और स्टाफ की कमी सरकारी अस्पताल में ही क्यों है, क्या दिक्कत है? क्योंकि एक ही बार में 24 मरीजों की मौत, ये आंकड़ा बेहद ही बड़ा है और ज्यादातर इसमें नवजात मतलब सांप के कांटे से भी मरे हुए हैं बताया जा रहा है, जिसमें अस्पताल के डीन ने बताया कि 24 घंटों में 6 लड़के और 6 लड़कियों की मौत हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल से लगातार कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है मौतों का कि वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए इलाज नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, दवाइयाँ नहीं पहुँच पाई प्रॉपर तरीके से, इसलिए मौत हुई है। तो सरकार पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अब वो तो देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले पर कितनी गंभीरता से सरकार लेती है और क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगी सरकार। लेकिन दिव्या, इसके साथ जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार है, उनकी बहन सुप्रिया सुले ने एक आरोप लगाते हुए, एक सवाल उठाते हुए एक बात कह दी है कि जो संबंधित मंत्री है इस क्षेत्र में या इस समस्या से संबंधित मंत्री, उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने एकदम सही चीज उठाई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले ने, इस घटना के जिम्मेदार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री भी है, क्योंकि ये जो भी सरकारी अस्पताल के जो भी काम है, सरकारी अस्पताल से जो भी सामान आना है, जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल करवाने हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री के अंडर में काम होते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री को अगर निरीक्षण करते समय पर जाके अस्पतालों का, तो शायद ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता नहीं। तो कहीं ना कहीं इनका आरोप एकदम सही और ठीक लग रहा है राज्य सरकार के ऊपर। दिव्या, इसमें नवजात बच्चे भी शामिल है इस आंकड़े में, जो 24 लोगों का आंकड़ा है, इसमें करीब 6 से 7 नवजात बच्चे हैं। तो क्या मतलब नवजात बच्चों को भी ये दवाइयां मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं? इतनी हालत गिर चुकी है अस्पताल की, या इतनी कमी आ चुकी है, बजट इतना कम हो चुका है कि नवजात बच्चों की देखभाल भी ठीक से नहीं की जा रही? बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक ही बार में 12 नवजात की मौतों का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें डॉक्टरों का कहना है कि शायद सांप के काटने से इनकी मौत हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि एक ही बार में 24 लोगों की अगर 24 घंटे में मौत हुई है, तो सिर्फ सांप के काटने से तो नहीं होगी। सीधे तौर पर सरकारी अस्पताल पर सवाल खड़े उठते हैं और इस पे स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल खड़े उठने चाहिए, जो राज्य सरकार है उन पर सवाल खड़े उठने चाहिए कि ये एक प्राइवेट संस्था नहीं, ये सरकारी अस्पताल है, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी होता है, निरीक्षण होना बहुत जरूरी होता है। तो नवजात बच्चों का आंकड़ा भी बड़ा है मौतों में, तो कहीं ना कहीं अस्पताल की भी गलती इसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह के मामला सामने आया है जहां 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई। ये एक बड़ा आंकड़ा है और कई सवाल उठाता है सरकार पर भी और अस्पताल पर भी, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ
दवाइयों की कमी की वजह से एक ही दिन में इतने लोगों की मौत, ये तो सोचने वाली बात है। खैर, इस पर सरकार संज्ञान लेती है या नहीं, जो संबंधित मंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उस पर क्या एक्शन लेते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा और इसके अपडेट भी हम आपको देंगे। वहीं हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बता दें आपको कि भोपाल मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन आज होगा। आपको बता दें, इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मेट्रो को न सिर्फ हरी झंडी दिखाएंगे बल्कि उसमें सवार भी होंगे और मेट्रो का सुभाष नगर स्टेशन से रानी कमलापति स्टेशन के बीच ट्रायल रन होगा। इसके चलते दोनों ही स्टेशंस को सजाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 11 बजे मेट्रो के फाइनल ट्रायल रन का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले वे सुभाष नगर डिपो में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और फिर कोच को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ वे मेट्रो में सवार होकर रानी कमलापति स्टेशन तक भी पहुंचेंगे। आपको बता दें, ट्रायल रन प्रायोरिटी कॉरिडोर के सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन के बीच ही होगा। इस दौरान केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल और एमपी नगर स्टेशन भी आएंगे। हालांकि मेट्रो यहां नहीं रुकेगी। देखिए, सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन के बीच कुल 5 स्टेशन है, लेकिन मेट्रो सिर्फ 2 स्टेशन सुभाष नगर और रानी कमलापति तक ही जाएगी। वहीं जो बाकी स्टेशन है वहां पर मेट्रो नहीं रुकेगी। इसके अलावा सीएम जिस स्टेशन से मेट्रो में सवार होंगे और जहां उतरेंगे, उन दोनों ही स्टेशंस को बहुत ही खूबसूरती से सजा दिया गया है। यहाँ पर एक्सेलेटर, सीढ़ियां और फुटओवर ब्रिज का काम पूरा कर लिया गया है और वहीं रेड कारपेट भी बिछाया गया है। आपको बता दें, मेट्रो कोच और स्टेशंस को फूलों से सजाया गया है। वहीं अगर मेट्रो की बात करें तो आपको बता दें कि मेट्रो का प्रत्येक कोच 22 मीटर लंबाई और करीब 3 मीटर चौड़ाई का है। साथ ही साथ इस एक कोच में करीब 50 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और इसमें 300 पैसेंजर्स के खड़े रहने की क्षमता है। तो आज मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और फिर बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। हमारे फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।